चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी आपके लिए डेफिनेशन इसका सिंपल है। जैसा कि नाम है कि इंफिनिटी से, ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर या किसी पॉइंट पर लाने में जो वेलोसिटी अक्वायर करेगा वही है। क्या है वेलोसिटी? ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट is the velocity that a particle would acquire, ठीक है, would acquire if it move from rest at infinity in a straight line। ठीक है, क्या है ये? है आपका स्ट्रेथ लाइन ना, पूरा कर लीजिएगा। इन ए स्ट्रेथ लाइन टू दैट पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट, यही डेफिनेशन इसका। ठीक है, इसमें देखिए बस क्या ध्यान देना है आपको कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट से आएगा। ठीक है, यानी u इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम लोग ये जो हमारा जो ये जो ऑर्बिट है सेंट्रल ऑर्बिट, इसके किसी पॉइंट या इनसाइड पॉइंट तक लाएंगे, जिससे क्या होगा, ये फिर जो एट्रैक्टिव फोर्स है उससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से उस पॉइंट तक लाने में जो ये वेलोसिटी अक्वायर करेगा उसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी यानी आउटसाइड द फील्ड, ठीक है, से लेकर के इनसाइड तक लाने में अक्वायर किया गया वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल चीज है। अच्छा, अब देखिए इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू इसका देखिए ऐसे निकाला जाएगा। ओके, जो हम लोगों का फोर्स है, जो हमारा, ठीक है, सेंट्रल एक्सीलरेशन है p, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो वो क्या होगा? dv बाई dt होगा। अगर वेलोसिटी v है तो, ठीक है, वेयर v इज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी पॉइंट, ठीक है, इनसाइड द ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब dv बाई डी आर बाई जो डी टी है वो मेरा माइनस भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगा तो आर आपका क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगा आपका आर कम होता जाएगा ना, तो इसलिए डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, हमारा वेलोसिटी 0 से मान लेते हैं भी हो जाता है। ठीक है, और आर जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी से कोई डिस्टेंस ए तक आ जाते हैं, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारा फोकस है, ये पोल है। ठीक है, यहाँ से तो इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो पी डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है, इसका तो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है, माइनस वी स्क्वायर बाई टू होगा, इधर सेम रहेगा तो टू तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। यही हमारा फॉर्मूला है किसका? वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी का ना, वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, और ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसमें हम लोग यही यूज किए थे, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन है वेलोसिटी इन ए सर्किल। ठीक है, वेलोसिटी इन ए सर्किल क्या होता है? जैसा नाम है वैसा ही इसका काम भी है, डेफिनेशन भी वैसा ही है। क्या है? वेलोसिटी इन ए सर्किल at any point of a central orbit means the velocity necessary to describe a circle passing through that point and with the center at the center of force। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ना कि इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ सर्किल क्या होगा? वो वेलोसिटी होगा जिससे पार्टिकल क्या हो जाए, ये जो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, इसको रेडियस बनाता हुआ एक सर्कल कवर कर ले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी इन ए सर्किल।
ये भी 2016 में आया हुआ है, तो इसका भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंट्रल एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है हम लोगों का v²/r। पढ़ चुके हैं आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका v²/r। तो यहाँ पे r का वैल्यू a है। ठीक है, r का वैल्यू क्या लिया है, a। तो यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम लोग ऊपर में जैसा करते आ रहे थे ना, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन किया है उसी तरह का फिर से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्टेप आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए। फिर से देखिए आपको सेंट्रल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे ये p का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, एट डिस्टेंस c, जो एप्स का जो डिस्टेंस है वो c दे दिया है। ठीक है, ये भी गिवन है, और जो वेलोसिटी है वहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट पे वो भी दिया हुआ है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको कर्व निकालना है, तो फिर से वही क्वेश्चन फिर से आ गया, पी आपको दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट अप्लाई कीजिए, पी का वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है ना, पी का वैल्यू क्या है, r का पावर 5 c4r। इसको देखिए यहाँ पे चेंज किया हुआ है ना, r क्या होता है हमारा 1/u होता है। ठीक है, तो r हम लोग क्या है 1/u है ना, r अगर 1/u है तो u आपका 1/r होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r के प्लेस में 1/u रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, म्यू u का पावर -5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा c का पावर 4 और u का पावर -1। यहाँ पे यही चीज रखा गया है, ये सब थोड़ा मोड़ा आप कीजिएगा। हाँ, तो ये तो चूंकि ऊपर बनाते आ रहे हैं तो अब आपको प्रैक्टिस हो गया है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाना है एकदम जल्दी जल्दी। हाँ, प्रोसेस पता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 2du/dθ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। क्या रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाई करके जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट इधर क्या मिलता है, इधर मिल जाता है h² du/dθ का होल स्क्वायर प्लस u²। और ये पूरा जो वैल्यू है ये हम लोग का क्या होता है, v² होता है। ठीक है, और इधर जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 2μ को बाहर कर लीजिए, तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ओके, और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा u के रिस्पेक्ट में, तो a पैरामीटर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनिशियल कंडीशन का यूज कीजिए। इनिशियली u क्या है मेरा 1/c है, चूंकि r हमको c दिया हुआ है तो u 1/c हो गया। स्टार्टिंग में आपका du/dθ 0। ठीक है, और जो v का वैल्यू है वो भी आपको गिवन है, और क्या चाहिए, इन सबको पुट करेंगे तो हमको एक तो इन दोनों से हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इधर हमको ये मिल जाएगा, है ना, ये। तो अब हम देखते हैं जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको और इसको अगर हम इक्वल करेंगे, वन और थर्ड इक्वालिटी को, तो हमको a0 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग क्या करेंगे, वन और सेकंड इन दोनों का बात करेंगे तो इन दोनों से हम लोगों को h² का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो c का पावर देखिएगा 8 है, ये c का पावर 8 आएगा, है ना। तो चलिए ये सब मिल गया, अब तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ए भी मिल गया है और हम लोगों को h² भी मिल गया है। तो इसके बाद हम लोगों का फिर क्या काम रहता है, इसके बाद हम लोग ये करते हैं कि इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे और हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे ए का भी और साथ साथ h² का भी। तो वैल्यू पुटअप करने से, ठीक है, हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। यहाँ से आपका म्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होता है, u का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे फिर से वो नीचे में क्वाड्रेटिक वाला का यूज है। ठीक है, ये सब आप 12 में पढ़ चुके हैं, ये सब 12 का यूज है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सेमेस्टर 6 का कोई काम है, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है ना, ये सब तो इनफैक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए रेडी कर लेंगे। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मूला तो अपना चीज है,
एक आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं 12 से, तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब काम खुद से कीजिए, ठीक है। उतारिएगा तो उतारने में मिस्टेक होता है, क्योंकि उनका अगर मिस्टेक होगा तो आपका भी मिस्टेक हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, और ये सब का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको खुद से बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेट करना ये आपको आना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे इसको, जेड पुटअप किए हैं तो हमको ऊपर वाला जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। C4 u का पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा। C4 u का पावर 4 है ना, माफ कीजिएगा, u का पावर 4 है। तो C4 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 4u3 हो जाएगा du dz, ठीक है। तो इसको पुटअप करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, dx/√a² - x² क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से b निकालने के लिए फिर से इनिशियल कंडीशन ये डालते हैं। हर जगह तो एक ही काम हो रहा है, ठीक है। और जब हम लोग 1/c रखेंगे तो साइन इनवर्स π/2, तो साइन इनवर्स π/2 क्या होता है, ठीक है। तो ये 0 होता है ना। कैसे 0 होता है भाई, देखिए साइन इनवर्स है। अच्छा यहाँ पे पहले देखिए z/1 का पावर 4 आ गया था ना, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हम लोग अप्लाई किए, तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई किए तो क्या आ गया, सॉरी थोड़ा सा, ये π/2 आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक। थीटा तो ये थीटा को 0 किए, हाँ। और थीटा अगर हम लोग का 0 है, ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग u=1/c डालेंगे। तो u=1/c डालिएगा तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए z का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। तो z का वैल्यू हमारा आ जाएगा, u1/c है तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा, 1 - 3/4, यानी ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। z का वैल्यू 1/4, तो ये पूरा साइन इनवर्स 1 आ जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ये इसको काटिए, ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो जब ये पुटअप करेंगे हम लोग ना, तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का देखिए यहाँ पे आएगा 1/4। इसलिए मैं बोल रहा हूँ खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये नोट में बहुत सा गड़बड़ भी रहता है, हालांकि ये अच्छे स्टूडेंट का नोट मैंने लिया, लेकिन क्या बोलिएगा, अब हो सकता है उसने जो है थोड़ा फास्ट बनाने में कुछ किया हो, ठीक है, ये मिस्टेक। तो देखिए जेड का वैल्यू मेरा 1/4 आया, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला इनिशियल कंडीशन में। जब u=1/c लेते हैं तो हम लोग उस टाइम जेड भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू मेरा 1/4 पुटअप हुआ, तो ये साइन इनवर्स 1 बन गया, ठीक है। तो 1/4 साइन इनवर्स 1, ये थीटा 0 = b। तो b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, ये होता है आपको π/2 पता है, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू 1 होता है ना। तो देखिए अभी आपका क्या आ गया, π/8। तो ये भी आपको मिल गया। तो अगर आप नोट से उतारते जाएंगे तो आपका दिमाग खा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो बस क्या कीजिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बी भी निकल गया, तो बी को वापस हम लोग इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे। तो अब मेरा काम हो जाना चाहिए, ये मेरा आ जा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इस वजह से साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, ठीक है। और देखिए कॉस, चूंकि हमको जो प्रूफ करना है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाना है ट्राइगोनोमेट्री का। जैसे cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 cos² थीटा -1, ठीक है। अब हमको cos 4 थीटा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos² 2 थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो cos² 2 थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा -1, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं, इसका अभी अभी इसको यूज करते हैं, इसी से मेरा काम चल जाएगा। तो जैसे देखिए cos 4 थीटा यहाँ तक आया है, ठीक है। cos 4 थीटा की जगह पे ये यूज कीजिए, हाँ। फिर 3 और यहाँ पे 1 आपका ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये बचेगा 1 + cos² 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि 1 को लिख देते हैं cos² थीटा + sin² थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये यूज किया गया है, और यहाँ पे 1, ये चूंकि 1 का वैल्यू है ये,
ये यूज कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग करना है क्योंकि हमको एक्स और वाई लाना है ना। एक्स और वाई कैसे आएगा, हमको चाहिए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब काम बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, अंदर फॉर्मूला खोलेंगे तो ये कॉस 4, ये साइन 4। इसको हम लिखेंगे आर कॉस 4, 4 तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। इसको लिखेंगे आर साइन 4। आर कॉस थीटा को बोलते हैं एक्स, आर साइन थीटा को वाई बोलते हैं, तो प्रूव हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का। और देखिए एकदम बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म से बन रहा है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये भी देखिए नीचे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूरे इसी तरीके से बनना है ये क्वेश्चन भी आपको। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग तो एक्सीलरेशन फिर से दिया हुआ है, ये पूरा दे दिया है एक्सीलरेशन, मतलब आपको ये पी दिया हुआ है, क्या है, म्यू आर प्लस 2a डिवाइडेड बाई आर का पावर 5, ये दिया हुआ है। पॉइंट ए जीरो पे है, यानी आपको एप्स का डिस्टेंस ए दिया है, ठीक है। और वो एंगल बना रहा है कॉट इनवर्स 2 वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आपको ये फिर प्रूफ करना है कि इक्वेशन जो है पाथ का वो ये होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करना नहीं है इसमें भी। तो देखिए जैसे मान लीजिए पी हमको दिया हुआ है, सेंट्रल एक्सीलरेशन है, पी का ये वैल्यू है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए ढंग से, यू में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है वो क्या है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बताया गया है कि ऐसा नहीं मत लीजिएगा कभी भी। एप्स है तो हम लोग हमेशा ऐसा लेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेंगे, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो वो जो है फाई एंगल बना रहा है, और ये एंगल क्या है, कॉट इनवर्स 2 है, ये गिवन है, ठीक है, पॉइंट ए जीरो पे, हाँ ये। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन में पुट कर देंगे, ठीक है ना। पी का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। जो काम है देखिए रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, और हम भी उतना नहीं बात करेंगे, ठीक है। अब सेम चीज़ है, मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, वी स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगाइए, सेम क्वेश्चन है तो सेम काम करना है भाई, ठीक है। इनिशियल कंडीशन लगाइए, इनिशियल कंडीशन तो यहाँ पर नहीं है, तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का फॉर्मूला ऊपर हम लोग देखे थे, ठीक है। ये होता है पी का वैल्यू डाल दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इन्फिनिटी से लेकर के ए तक, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये है कि और जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है वो ये है कि कॉट फाई का वैल्यू भी आपको दे रखा है ना। जैसे क्या है, फाई हमारा कॉट इनवर्स 2 है, तो यानी कॉट फाई 2 हो गया। यहाँ से आप साइन फाई निकाल लो, तो पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो इससे आपको 1/p² का वैल्यू मिल जाता है। अब सारा कुछ मिल गया है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुटअप करके यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, कांस्टेंट ए का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए ये जब पुट कर देंगे हम लोग तो इन दोनों इक्वालिटी से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों से ये मिल जाएगा, और ये दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो आपको ए जीरो मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इन दोनों को पुटअप कर दें, इसको भी और इसको भी, तो इक्वेशन 1 मेरा ये आ जाएगा। अब तो अपना गाड़ी दौड़ा दीजिए, जैसे बनाते आए हैं उस तरह से बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी यू बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यू में भी इंटीग्रेशन हो जाता, ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम लोग आर में करें, ये भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। तो एक तो ये है, या तो अगर आप आर में कन्वर्ट करेंगे तो यू को 1/r लिखा गया है, तो ऊपर हम लोग यू में ही करते आए थे, बट यहाँ पे आर में किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हर तरह से आप एबल हैं करने का, ठीक है। तो आर में इसलिए किया गया है कि हम लोगों को ये देखना है, ठीक है, कि जो डी आर बाई डी थीटा है मेरा वो है पॉजिटिव, ठीक है। देखिए क्या है कि यहाँ पे एज द पार्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है एज द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए आर इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है।
जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। तो ये जो रेट है डी आर बाई डी थीटा का, ये आपको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसका वैल्यू लेना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, ओके, पॉजिटिव ले लेंगे। तो पॉजिटिव में लेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। तो यहाँ से आपको इनिशियल कंडीशन लगाइएगा, तो आर ए है तो साइन इनवर्स जीरो आ जाएगा, ये थीटा भी जीरो है तो बी भी जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको पुट अप कर दें, बी का वैल्यू जीरो और आर का वैल्यू, ठीक है, तो ऊपर जब हम लोग डालेंगे आर वाले में तो हम लोगों को फिर ये कर्व मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, खुद से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया रहता है, इसको परेशान नहीं होना है। आपको एक्सीलरेशन दे दिया है, क्या है, म्यू बाई आर का पावर 2n+3। तो हम लोग एक बार ये किए थे ना, म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब किए थे ऊपर में। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी तरह का क्वेश्चन है ये। म्यू आपको, पी आपको दिया हुआ है, ठीक है, विथ वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से आपको काम करना है, एप्स का डिस्टेंस आपको ए दे दिया है, तो प्रूफ करना है कर्व ये होगा। ठीक है, तो बस इसको शुरू हो जाइए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे ऊपर बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, और बनाने के बाद अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या आता है v1 का वैल्यू, वो हम लोग निकाल लेंगे। जो मेरा v1 है वही मेरा v होगा। ठीक है, तो उसको पुटअप कर देंगे तो a और h स्क्वायर मिल जाएगा। उसको आप इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में डालने के बाद फिर आपको वही इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। पैरामीटर जो नेक्स्ट आएगा आपका बी, पैरामीटर बी, तो पैरामीटर बी को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कर्व दे देगा, जैसे ही आप पुटअप करेंगे ऊपर में आपको कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स पूछा है। तो ये तो हम लोग पहले भी किए थे ऐसा क्वेश्चन ना। लॉ ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्सीलरेशन का, उसको फाइंड आउट करना होता है। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, यू हो गया, ये हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करके आपको डबल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकाल लेना है। ठीक है, और जो डबल ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन होगा हम लोगों का, ठीक है, उसको हम लोग किस में पुटअप कर देंगे, जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सेंट्रल ऑर्बिट का। तो इसमें अगर पुटअप कर दीजिएगा तो आ जाएगा, यही सब आंसर होता है इसका। ठीक है, ये सब कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहले भी आप इसको देखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h और कॉसेक अल्फा कांस्टेंट है, तो p क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाएगा। यानी जो फोर्स है वो वेरी करेगा इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक है, also positive value of p indicate that force is attractive। ठीक है, तो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं। फिर ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लॉ ऑफ फोर्स निकालना है इस कर्व के लिए। तो कुछ करना नहीं है, कर्व से आपको इसको आपको यू में टर्न करना है, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, और जो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर आता है इसको, वो जो हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्सीलरेशन का, ठीक है, जिसमें सेंट्रल एक्सीलरेशन को यूज करते हैं, उसमें पुटअप कर देना है। ये सब काम जो है आप करते जाइए। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और एक ही तरह का क्वेश्चन है तो कोई आपके लिए खास दिक्कत भी इसमें नहीं होगा। ठीक है,
ओके। एक ही तरह का क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ठीक है, सारा क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, है ना। जैसे आप ऊपर में लॉ ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, जो है डिफरेंशिएशन करके बस जो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट अप कर रहे हैं, तो वैसे करने से आपका काम हो जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि इसमें कुछ कुछ मिस्टेक हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। तो खुद से बस क्वेश्चन को लेना है, और जो प्रोसेस आप काफ़ी देर से बना रहे हैं सब क्वेश्चन, तो आपसे खुद ब खुद काफ़ी कम टाइम में बनता जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो असल में है क्या कि इस तरह से आप कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको अगर टेक्निक मालूम है, इंटीग्रेशन में पकड़ है, तो फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको जो है, जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो दे दिया है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी भी दे दिया है आपको एट ए डिस्टेंस आर पे। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, पाथ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, सो प्रूफ करना है। जो पाथ आएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको खुद से बनाइए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इक्वेशन जो आएगा वो इस तरह का आएगा, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये निकलेगा। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी बना चुके हैं, ठीक है, ऊपर में हम लोग। तो इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। कम टाइम में बनेगा और ज़्यादा एक्यूरेट भी बनेगा आपसे, ठीक है। आई होप आपने बना लिया होगा, तब आप देख लीजिए एक बार आंसर, अगर आप मैच करना चाहते हैं तो देख लें, ठीक है। इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, आपका लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होता है, ये ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो बी और ए आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका आप यूज कीजिएगा। तो फिर आपको इक्वेशन निकालना है, तो और चूंकि देखिए इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पे यूज किया गया है। तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शायद गिवन था, प्रूफ नहीं करना था, तभी हम लोग ये अप्लाई किए हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, वो आपका गिवन है, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को फॉलो करता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालिए। तो इस तरीके से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका निकल जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। फिर देखें, ठीक है, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है अंडर दिस फोर्स। यहाँ पे देखिए फोर्स दिया हुआ है, मास लगा हुआ है, मास m इंटू म्यू, ठीक है, और इंटू 3 है, ए है, अंदर में क्या है, अंदर में है आपका, अच्छा सॉरी ये अंदर नहीं है, u का पावर 4 है, ठीक है, u का पावर 4 माइनस 2 a² माइनस b², और u का पावर 5 है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग इस m को हटा देंगे तो बाकी क्या होगा, बाकी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। m को हटाने से बाकी a बनेगा, यानी जो p का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है ये, ठीक है। तो p आपको दिया हुआ है ना, प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a प्लस बी।
डिस्टेंस भी दिया हुआ है, एफसीएल डिस्टेंस है ना, वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपको। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है म्यू बाई रूट अंडर म्यू बाई ए प्लस बी दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो शो करना है कि पाथ ये होगा, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है आपका, ठीक है। खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। हाँ, पी दिया हुआ है, जो इक्वेशन में है उसमें पुटअप कीजिए, ठीक है। पुट करने के बाद हम लोग जो पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों को निकाल लेंगे, तो वो निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेक्निक आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आपसे बिल्कुल बनेगा। इनिशियल कंडीशन लगाना है, सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है, तो इनिशियल कंडीशन भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। और इनिशियल कंडीशन लगाने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा, तो आपको इक्वेशन निकाल देना है कर्व का, तो वहां से आपका काम हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह बढ़िया से कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल मैथमेटिकल वे में जो है सोचते हुए जाइए, करते जाएंगे तो देखिए आपका आंसर कितने आसानी के साथ में आ गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए मैं बस दिखा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। ज्यादा करना है कम करना है ये आप पे डिपेंड करता है, कितना प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है ना। एक तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, तो चाहे तो कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अ, अगर आपके पास में सारा रिजल्ट है, आपको इंटीग्रेशन वगैरह ठीक से करने आता है, बाउंड्री कंडीशन लगाने आता है, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। आसानी के साथ आप सारा क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो सबको बस अगर आपको मिलाना हो तो मिला लीजिएगा, वरना आप बनाने का खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। आपसे बनेगा, जल्दी बनेगा, एक ही प्रोसेस है, और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आप कर्व का इक्वेशन जो है वो जल्दी जल्दी मिलता चला जा रहा है, ठीक है।